नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम ओम थानवी का यात्रा वृतांत अतीत में दबे पांव पढ़ेंगे। बच्चों, अतीत यानी इतिहास, अतीत में दबे पांव यानी इतिहास की दबी हुई बातें। इस पाठ में लेखक ओम थानवी ने अपनी सिंधु घाटी की यात्रा के बारे में बताया है। विश्व के सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बने हुए दो शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया है। बच्चों, इतिहास समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करता रहता है और इन ऐतिहासिक नगरों से, उनके खंडरों से सभ्यता के विकास में सहायता मिलती है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और हड़प्पा पंजाब प्रांत में खुदाई के दौरान पाए गए थे। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर था। ये मानव द्वारा बनाए गए छोटे छोटे टीलों पर बना शहर था, इसीलिए इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता था। लेखक कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दुनिया के सबसे पुराने और सुनियोजित यानी पूरी योजना से बनाए गए शहर माने जाते हैं। रेल लाइन बिछाते समय हड़प्पा के ज्यादातर सबूत नष्ट हो गए थे। बच्चों, मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इसकी आबादी भी 85,000 के लगभग थी। इसकी नगर योजना अद्वितीय थी यानी कि अद्भुत थी, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ प्राचीन और बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस स्तूप की खोज 1922 में राखलमल बैनर्जी ने की थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने यहाँ पर खुदाई करवाई। इस सभ्यता की खोज से ये साबित हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी सभ्यता है। लेखक जब यहाँ घूमने गए तो सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। इसे नागर सभ्यता का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है और पुरातत्व के विद्वान स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहते थे। यहाँ सारे राजकाज के काम होते थे। बाकी सारा शहर गढ़ से दूर पश्चिम में बसा हुआ था। लेखक आगे बताता है कि टीले के पास एक महाकुंड यानी सामूहिक स्नानागार है। ये 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसका नाम देवमार्ग रखा गया था, जो पक्की ईंटों से बना हुआ है। कुंड के पास 8 स्नानागार हैं। यहाँ पानी की निकासी यानी पानी निकलने के लिए पक्की और ढकी हुई नालियां बनी हुई हैं। कुंड में बाहर का अशुद्ध यानी गंदा पानी ना आ सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है और पानी निकालने का इतना अच्छा इंतजाम इससे पहले के इतिहास में कहीं नहीं मिलता, इसीलिए इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं भी हैं। मोहनजोदड़ो के महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक टूटी हुई लंबी इमारत है। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। इसमें 3 तरफ बरामदे हैं। कभी इसके साथ छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं यानी स्कूल भी होते थे। इसी नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। कुंड के दूसरी तरफ एक विशाल कोठार यानी बहुत बड़ा अनाज रखने का कमरा है। लेखक कहता है कि शायद यहाँ कर यानी टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ अनाज जमा किया जाता होगा। खोज करने पर पता चलता है कि यहाँ कपास, गेहूं, जौ, सरसों, अनाज, बाजरा जैसी बहुत सारी चीजों की खेती की जाती थी। इन सब के सबूत, इन सब के बीज यहाँ पाए गए हैं। इसीलिए इस काल को खेतिहर और पशुपालक सभ्यता भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ खेती भी की जाती थी और पशु भी पाले जाते थे। यहाँ बैलगाड़ियों के प्रयोग के भी सबूत मिले हैं, जिनसे सामान ढोया जाता था। बच्चों, यहाँ पत्थर और तांबे के औजार तो मिले हैं, लेकिन यहाँ लोहे के कोई सबूत नहीं मिलते और ना ही यहाँ कोई हथियार ही मिले हैं। यहाँ सूती कपड़ा भी मिला है, जो दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है, लेकिन यहाँ कपास की खेती का कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरा सूती कपड़ा जॉर्डन में मिला, जो 3000 ईसा पूर्व का है। यहाँ रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी मिला है। ऊन और लिनन को सुमेर से मंगाया जाता था, यानी यहाँ व्यापार भी किया जाता था। लेखक बताता है कि यहाँ दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल भी मिला है, जो शायद सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ के ठीक सामने उच्च वर्ग यानी रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर हैं और चौड़ी सड़कें हैं और ज्यादा कुएं थे। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। लेखक बताते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं, यानी एक दूसरे से मिलती हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं।
आजकल की सेक्टर माका कॉलोनियों में भी ऐसी ही सड़कें हैं। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद जैसे कुछ शहर आज भी इसी ग्रिड शैली से बने हुए हैं। टीले से 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। इस नदी के दक्षिण में कामगार यानी नौकरों के घर हैं। यहाँ बड़े घरों में छोटे छोटे कमरे हैं। लेखक कहता है कि ये शायद कम जगह के कारण हो सकता है। ऊपरी मंजिल होने के निशान भी मिले हैं, यानी 2 मंजिला मकान भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी मंजिल शायद लकड़ी की होती होगी। लेखक कहता है कि शायद इस काल में निम्न वर्ग था ही नहीं, या फिर इनके घर इतने कमजोर रहे होंगे जो शायद समय के साथ नष्ट हो गए, इसीलिए उनके कोई सबूत नहीं मिले। यहाँ की मुख्य सड़क बहुत लंबी और 33 फुट चौड़ी है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। इन घरों के दरवाजे इस सड़क की ओर नहीं खुलते। इनकी नालियां भी ढकी हुई और पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। लेखक बताता है कि यहाँ पक्की और एक ही आकार की ईंटें मिली हैं। यहाँ के घरों में प्रवेश द्वार तो एक ही है और खिड़कियां हैं ही नहीं। सभी घरों में स्नानागार और रसोई घर भी हैं। बड़े घरों में आंगन के चारों तरफ बने कमरों में तो खिड़कियां हैं और उनकी खिड़कियां आंगन की तरफ खुलती हैं। शायद बड़े आंगन वाले घरों में मिट्टी और तांबे के बर्तन बनाने का काम होता होगा। लेखक कहता है कि हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब खंडर हो चुका है, टूट फूट चुका है। यहाँ ज्यादातर घर 30 गुना 30 फुट यानी 30 बाय 30 फुट के हैं, लेकिन कुछ घर इसके दुगुने और तिगुने आकार के भी हैं। लेकिन सबकी वास्तुशैली एक जैसी है, यानी एक ही तरह के बने हुए मकान हैं। यहाँ एक घर ऐसा भी पाया गया है जहाँ 2 आंगन और 20 कमरे हैं। लेखक कहता है कि शायद ये मुखिया का घर रहा होगा। एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश यानी राजा की मूर्ति मिली है और एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जो अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। आप में से बहुत से बच्चों ने शायद ये देखी भी होगी। मोहरों और सिक्कों पर हाथी, शेर, गैंडा जैसे जीवों की तस्वीरें देखकर लगता है कि यहाँ कभी जंगल भी रहे होंगे। सिंधु नदी पास में ही थी, लेकिन यहाँ नहर के कोई निशान नहीं मिलते, यानी यहाँ खूब बारिश होती होगी जिससे कुओं में हमेशा पानी भरा रहता होगा और यही उनकी अच्छी खेती की वजह रही होगी। लेखक कहता है कि शायद यहाँ बारिश घटने यानी कम होने और कुओं के ज्यादा इस्तेमाल से जमीन के नीचे का पानी सूख गया होगा और शायद पानी की कमी के कारण ही इस इलाके का अंत हो गया होगा। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता भी नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो के इन घरों में टहलते हुए लेखक को यहाँ के खंडर जैसलमेर के एक गांव कुलधरा की याद दिला रहे थे, जो पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। इस गांव के लोग राजा के डर से रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे और पीछे से कोई सारा सामान उठाकर ले गया था। गांव में घर तो थे पर लोग नहीं थे। सारा गांव वीरान पड़ा था। घर खंडर हो गए थे पर ढहे नहीं थे, यानी टूटे नहीं थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के बारे में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। ये ग्रंथ 3 खंडों में छपा। उसमें ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र भी छपे और इसमें सिंध की बैलगाड़ी का भी चित्र छपा। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया था। इसके बाद लेखक वहाँ का अजायबघर देखने गए, जहाँ सिंधु सभ्यता के ही सामान की प्रदर्शनी लगी हुई थी। लेखक कहता है कि यहाँ की हर चीज उसी खंडर का एहसास करा रही थी। ये अजायबघर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी इसमें मोहनजोदड़ो से ही लगभग 50,000 से ज्यादा चीजें हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो से मिला हुआ काला पड़ा गेहूं, तांबे, कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यानी उनका बाजा, चाक पर बने हुए विशाल मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, चौपड़ की गोटियां मिली हैं, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर और तांबे के बने औजार, सोने के गहने जैसी बहुत सारी चीजें अभी भी रखी हुई हैं। ज्यादातर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। लेखक कहता है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अजायब घर में औजार तो हैं, लेकिन हथियार नहीं है। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। इसीलिए विद्वान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन तो था, लेकिन ताकत के बल पर नहीं था। वो अपनी बुद्धि के बल पर ही अनुशासित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज के विकास के लिए काम किया जाता था। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र यानी राजा, प्रजा और सेना के बल पर शासन या धर्म तंत्र यानी धर्म के बल पर शासन करने के बहुत से सबूत मिलते हैं।
जैसे महल, उपासना स्थल, मूर्तियां या पिरामिड वगैरह मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में ना तो कोई महल मिला, ना मंदिर, ना समाधि, कुछ नहीं मिला। यहाँ के मूर्ति बनाने वाले औजार भी बहुत छोटे छोटे हैं। मुखिया का मुकुट और नावें भी छोटी छोटी हैं। लेखक कहता है कि शायद ये लो प्रोफाइल वाली सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो के साधन और व्यवस्थाएं सबसे समृद्ध थे, लेकिन यहाँ आडंबर या दिखावा बिल्कुल नहीं था। बच्चों, यहाँ की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, इसीलिए इस सभ्यता के बहुत सारे रहस्य अभी तक सामने ही नहीं आ पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और कलाकारों का बहुत महत्व था। उनकी कला, वास्तुकला, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों पर बने हुए मनुष्य और पेड़ पौधों या पशु पक्षियों के चित्र, उनकी मोहरों पे बने हुए चित्र, इन सब पर उनकी कला के नमूने दिखते हैं। अजायब घर में तांबे और कांसे की सुइयां भी मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। शायद ये कशीदेकारी यानी एम्ब्रॉयडरी के काम आती होंगी। चित्रों में नरेश के बदन पर एक आकर्षक गुलकारी दुशाला भी है, जिसमें उनकी कला का नमूना दिखता है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की पहचान है। यहाँ हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं, जो शायद दरिया बनाने के काम आते होंगे। बच्चों, अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ सिंधु का पानी अंदर जाने लगा था, यानी रिसने लगा था। इसीलिए ये डर था कि कहीं सिंधु घाटी सभ्यता फिर से पानी में ना डूब जाए। खुदाई बंद होने से इस सभ्यता के बहुत से रहस्य अभी रहस्य ही रह गए हैं, और अब इन खंडरों को बचाकर रखना ही एक बड़ी चुनौती बन गई है। बच्चों, इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? सिंधु सभ्यता में हर तरह के साधन थे, लेकिन फिर भी इस सभ्यता में दिखावा नहीं था। इस सभ्यता के लोगों ने जो भी निर्माण किया वो सुनियोजित और साधारण होते हुए भी दिखावे से कोसों दूर था। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लगती थी, उन्होंने उसे वैसे ही बनाया, जिससे पता चलता है कि वहाँ आडंबर नहीं था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी में मिले नगर नियोजन या धातु पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन या मनुष्य, वनस्पति या पशु पक्षियों के चित्र, मोहरें या खिलौनों पर बनी आकृति, सुंदर आभूषण, उनकी लिपि, इन सब से उनकी कलाकारी के बारे में पता चलता है। यहाँ अनुशासन तो था, लेकिन ताकत के बल पर नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई हथियार भी नहीं मिला। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों से उनका सौंदर्य ज्ञान उभरता है। अगला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समूह का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन के भाव को स्पष्ट कीजिए। जब कोई सभ्यता या संस्कृति नष्ट हो जाती है, तो सिर्फ टूटे फूटे खंडर बच जाते हैं। इन्हीं टूटे फूटे खंडरों की खोज करने पर उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाना जा सकता है। अगला प्रश्न, क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि नदी, कुएं, स्नानागार, निकासी के लिए नालियों की बेजोड़ व्यवस्था ने सिंधु घाटी सभ्यता को खास बना दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपनी समझ और दूरदर्शिता को इस सभ्यता में दिखा दिया है। उस सभ्यता की नकल तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस सभ्यता का कोई मुकाबला नहीं है। अगला प्रश्न, अजायब घर में रखे सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेषों से किसका महत्व सिद्ध होता है, कला का या ताकत का? अजायब घर में सिंधु सभ्यता से मिले हुए काला पड़ा हुआ गेहूं, तांबा, कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक और उन पर बने चित्र, चौपड़ की गोटियां, मिट्टी के बैलगाड़ी, पत्थर के औजार, मिट्टी के कंगन, सभी कुछ रखे हुए हैं। पूरी सिंधु सभ्यता में औजार तो हैं, पर हथियार नहीं है। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में कला का तो बहुत महत्व था, लेकिन ताकत का बिल्कुल नहीं था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई और क्यों? लेखक को जैसलमेर के एक गांव कुलधरा की याद आ गई। ये पीले पत्थरों के घरों वाला एक सुंदर गांव है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर गांव के स्वाभिमानी लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए। लेखक को लगता है जैसे ये घर आज भी अपने निवासियों का इंतजार कर रहे हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।